हेलो, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। और आज का टॉपिक जो है उसका नाम है इनसाइड द एटम। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये हो जाता है। यहाँ से आपको मालूमात होना शुरू होगी कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। मतलब केमिस्ट्री के लिए जो भी फाउंडेशन लगता है वो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझाई दे। केमिस्ट्री अच्छे से समझ आने के लिए ये चीजें समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एटम के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके देखेंगे क्या क्या होता है। एक ही लेक्चर में सारी चीजें खत्म करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट लिखते रखो और इसके नोट्स हमेशा पॉज करके लिखते रहो या स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इनसाइड एन एटम। तो इसकी शुरुआत हुई मैटर से। तो मैटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, ठीक है ना। तो मैटर क्या होता है, मैटर इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो छोटे छोटे पार्टिकल के कलेक्शन से छोटे छोटे पार्टिकल नजदीक आने के बाद क्या बन जाता है, मैटर बन जाता है। तो मैटर कैसे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल को कलेक्ट करके क्या बनता है, मैटर। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल को कलेक्ट करके एटम बनेगा, सॉरी मैटर बनेगा। तो मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है एटम। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है मैटर का उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है ना। अब एटम के बारे में किसने किसने एक्सप्लेन किया था, तो कनाद नाम के एक इंडियन फिलोसोफर थे। इंडियन फिलोसोफर बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ये 16th सेंचुरी की बात है, बिफोर बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट आएगा, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, एटम के सबसे छोटे पार्टिकल को, एटम को बार बार ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आखिरी में जो बच जाता है उसका नाम इन्होंने रखा परमाणु। क्या रखा, परमाणु। तो सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का जो होता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु। और इनका कहना था कि इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जाता। अभी तो लोगों ने एटम को ब्रेक किया, न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ब्रेक किया, प्रोटॉन को ब्रेक किया, बहुत अंदर तक चले गए अभी हम। लेकिन यहां से उन चीजों की शुरुआत हुई जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कनाद का क्या कहना था, महर्षि कनाद बहुत बड़े इंडियन फिलोसोफर थे, 6th सेंचुरी की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, एटम्स के मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल का नाम रखा परमाणु, ओके। और ये कैसे होता है, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसी टाइम डेमोक्रेटिस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, 15th सेंचुरी की बात है ये। तो इन्होंने क्या कहा था, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको क्या बोलेंगे, एटम। क्या बोलेंगे, एटम। और एटम जो वर्ड बना, ग्रीक वर्ड एटोमोस से बना। किससे, एटोमोस से। इसका मीनिंग क्या होता है, विच कैन नॉट बी कट, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कनाद हो, डेमोक्रेटिस हो, इनका क्या कहना था कि भाई मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एटम, ठीक है। अब मैटर को 11th 12th में कैसे डिफाइन करते हैं, मैटर इज एवरीथिंग, मैटर इज एवरीथिंग हैविंग मास, मैटर इज एवरीथिंग हैविंग मास, जिसमें मास होता है। मैटर इज एवरीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, जो जगह व्यापता है, मतलब जो जगह ले लेता है और जिसको मास होता है, इसे सबको क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर में सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, गैस आ गया, प्लाज्मा आ गया, और कुछ डिस्कवर हुआ तो वो भी आ गया। मतलब मैटर मतलब सभी, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो यहां पर इन्होंने फाउंडेशन रखा था, किन ने, कनाद ने और डेमोक्रेटिस ने, ठीक है। तो अब यहां से एक प्रोसेस शुरू हो गया एटम के बारे में बोलने का। इन्होंने उसको स्टार्ट किया था, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में एक सिस्टमैटिक थ्योरी दी, उनका नाम था डाल्टन। एटम का डिस्कवरी भी किसने की, डाल्टन ने, ओके। अब अलग अलग बुक में अलग अलग आ जाता है हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ब्रिटिश साइंटिस्ट डाल्टन थे, 18th सेंचुरी की बात है, 1803 की। तो इनका क्या कहना था, इनके कुछ पॉइंट थे। इनका क्या कहना था, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। मतलब किसी भी मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैटर मतलब क्या, एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। तो मैटर को अगर आप ब्रेक करोगे, उसके टुकड़े करते जाओगे, टुकड़े करते 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 शेवटी आखिरी में आपको एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एटम, जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मैटर किससे बना है, एटम से। तो एटम की स्पेशलिटी क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब उनको ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं, इनडिस्ट्रक्टेबल, उनको डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते, उनकी तोड़ फोड़ हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। एलिमेंट मतलब 118 एलिमेंट है, पता है आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो एक कार्बन का एटम एग्जैक्टली सेम होगा दूसरे कार्बन के एटम से, ओके, लेकिन कार्बन का एटम और हाइड्रोजन का एटम अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम अलाइक होते हैं, अलाइक मतलब एक जैसे, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो अलग एलिमेंट होगा तो एटम अलग होंगे, सेम एलिमेंट होगा तो एटम कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है। तो सारे हाइड्रोजन के एटम एक जैसे होंगे और सारे हाइड्रोजन और कार्बन के एटम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे और डिफरेंट के डिफरेंट होंगे। एक ही माँ बाप के बच्चे जैसे सेम होते हैं और अलग अलग माँ बाप के बच्चे अलग होते हैं, वैसे ही तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो ये एक सिस्टमैटिक थ्योरी थी जिसको कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अभी तक इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिसका नाम आता है वो है डाल्टन। डाल्टन ने ब्रिटिश साइंटिस्ट है, 1800 सेंचुरी की बात है ये। तो इन्होंने क्या क्या कहा था? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इंडिविजिबल, उनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसके बाद लोगों ने कई सवाल उठाए, उन्होंने बोला एटम में फिर और क्या होता है, कैसे होता है, मास क्या होता है, चार्ज होता है क्या होता है, ये सारी चीजें। तो सेकंड एक एफर्ट लगाया, सेकंड ट्राई मारा थॉमसन ने, और इनके एटॉमिक मॉडल का नाम क्या है? थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन, तरबूज, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ओके। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, तो ये 1904 में, 19 सेंचुरी की बात है, थॉमसन ने दिया था। अब ये वाटरमेलन मतलब जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज, तरबूज कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, ओके, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं होता, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। उसमें रेड कलर का पोर्शन होता है, रेड कलर का, और उसमें तरबूज के ब्लैक कलर के बीज उसमें एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब पेरने, टोचने, जैसे खेत में हम बी पेरते हैं ना काली जमीन में, वैसे तरबूज के अंदर वो जो बीज होते हैं उसके वो एम्बेडेड होते हैं, टोचे हुए होते हैं, पेरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का कहना क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल मतलब, प्लम मतलब एक फल होता है, ऐसे तरबूज की तरह इमेजिन करो। अब इसमें क्या हो जाएगा? सारा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे रेड कलर का तरबूज होता है ना अंदर से, तो ऐसे सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के हमारे तरबूज के बीज होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होंगे, टोचे हुए होंगे। कैसे होंगे? एम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे उसके अंदर टोचे हुए, ऐसा कहना था थॉमसन प्लम का। कब? 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटम इलेक्ट्रिकली कैसे रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। कैसे रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का क्या कहना था कि पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। इसका क्या कहना था कि एटम एक होमोजीनियस स्फीयर है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, अलग है क्या? नहीं, एक जैसा स्फीयर है। एटम एक होमोजीनियस स्फीयर है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव चार्ज के अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, टोचे हुए है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, एम्बेडेड मतलब उसमें टोचना। तो एटम एक होमोजीनियस स्फीयर है, इस स्फीयर में सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, लाल कलर का जो होता है तरबूज में, वैसे ही एनालॉजी है, तरबूज के अंदर जो लाल कलर का मास होता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है, ठीक है ना, एम्बेडेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बाय द निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस वजह से एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग व्हिच हैज मास, ऑक्युपाइज वॉल्यूम, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। एटम की शुरुआत, एटम के बारे में बोलना किन्होंने शुरू किया था? कनाद एंड डेमोक्रिटस ने, इंडियन फिलोसोफर है, 16th सेंचुरी। इन्होंने स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम रखा था परमाणु, और इन्होंने क्या कहा था? परमाणु को इनडिस्ट्रक्टेबल, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिटस सेकंड साइंटिस्ट थे, सॉरी ग्रीक फिलोसोफर थे, 15th सेंचुरी की बात है। इन्होंने क्या कहा था? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मैटर इज कॉल्ड एज एटम। एटम जो शब्द बना वो ग्रीक वर्ड एटोमोस से बना, इसका मतलब होता है which cannot be cut, which cannot be
ब्रेक। तो एटम के बारे में सिस्टमैटिक पहली थियरी दी थी जॉन डाल्टन ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, 18th सेंचुरी की बात है। ये इनका कहना था मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। मैटर किससे बना है? एटम से बना है। एटम्स आर इंडिविजुएबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसे, एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे और अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे। दूसरा मॉडल दिया था थॉमसन ने, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया है, इसको प्यार से वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो इनका क्या कहना था? एटम एक वाटरमेलन है। एटम एक वाटरमेलन की तरह होमोजीनियस पेयर होता है, जिसमें जो रेड कलर का पोर्शन होता है वो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसल और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो बार जब भी जरूरत हो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मतलब फैलना। किसी चीज पे जब कोई रेज गिरने के बाद पसरने, इन मराठी दैट इज पसरने, और स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैल जाना। लाइट जब उस पे गिरेगी तो फैल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक बहुत से लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। अलग अलग तरह के, अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने कहा एटम के बारे में, जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया एटम। उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल आया। प्लम पुडिंग मॉडल के बाद सबसे सक्सेसफुल, सबसे रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रुदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया? अब 8th स्टैंडर्ड में जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है, लेकिन इसकी मैं साइड व्यू आपको बताऊंगा। हम इसमें क्या करेंगे? एक गोल्ड की फिल्म लेंगे, गोल्ड की एक पतली सी फिल्म लेंगे। ओके, इसको बोलेंगे गोल्ड फिल्म। क्या बोलेंगे इसको? गोल्ड फिल्म। गोल्ड फिल्म, ठीक है। फिल्म मतलब पेपर टाइप, उसको दबा दबा के एक पेपर टाइप बनाएंगे गोल्ड को और एक फिल्म ले लेंगे उसकी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देख लो, इस तरह से एक गोल्ड फिल्म होगी। इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस बहुत कम होगी, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होगी। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया? रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फिल्म ऑफ थिकनेस 10⁻⁴ मिलीमीटर, मतलब बहुत बारीक, एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। अब इस पे क्या किया उसने? पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। बम्बार्ड करने मतलब अदड़ने, उस पे डालना। कैसे डाला? तो यहां पर क्या किया उसने? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। अब ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देख लो, हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स के कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, इनके न्यूक्लियस ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके 3 तरह के रेज उसमें से इमिट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। उसमें से जो अल्फा होते हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, जो बीटा होते हैं दैट आर निगेटिवली चार्ज, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। तो उसमें के कौन से रेज लेना है? यहां पर हमें सोर्स ऑफ अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लेना है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और पार्टिकल अगर मूव करने लगेंगे तो उसको हम रेज बोलेंगे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हम इस गोल्ड फिल्म पे डालेंगे, अब एक रीजन ये याद रखो, एक चीज ये याद रखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये क्या आंखों से दिखते हैं? नहीं दिखते। अल्फा पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखते, दे आर इनविजिबल टू ह्यूमन आईज। आदमी के आंखों को इनविजिबल होते हैं। तो कैसे विजिबल करना है इन्हें? इसके सराउंडिंग में, इस गोल्ड फिल्म के सराउंडिंग में हमें क्या करना है? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाना है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जब ये अल्फा रेज इस पे गिरेंगे, तो वो चमकने लगेगी, वो स्क्रीन क्या हो जाएगी? चमकने लगेगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्क्रीन हमें इसके सराउंडिंग में लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया अभी तक देखो। रुदरफोर्ड ने क्या क्या किया उसके एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड ने लिया अ वेरी थिन गोल्ड फिल्म, बहुत ही पतली सी गोल्ड फिल्म ली उसने। गोल्ड फॉइल मतलब पतली सी, एकदम पतली सी, थिकनेस 10⁻⁴ मिलीमीटर, एंड बम्बार्डेड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब सारे ही एलिमेंट ऐसे अल्फा रेज बाहर नहीं डाल सकते। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है, सारे अनस्टेबल एलिमेंट है, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब इनमें से क्या होता है? ऐसे रेडिएशंस बाहर चलते हैं। ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए इसमें से, इसको सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही अल्फा रेज बाहर डालते हैं। एंड ऑब्जर्व दैट path of alpha ray with the help of fluorescent screen around the gold foil। ये जो गोल्ड फॉइल है, ये जो गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड की एकदम पतली सी फ्रेम है, या पतला सा पेपर जैसा एकदम पतला सा उसकी शीट है, इस शीट को बोलेंगे फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में उसने क्या किया?
एक स्क्रीन लगाई जिसको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलेंगे। अब ये रेज अगर जाके उस पर टकराएंगे तो वो चमकने लगेगी या उस पर स्पॉट जनरेट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जब उस पे एनर्जी गिरती है तो वो ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो अब ये अल्फा रेज यहां से निकलेंगे, अल्फा रेज यहां से निकलेंगे, गोल्ड पे गिरेंगे, गोल्ड पे गिरेंगे। देखो अब इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज टू बी रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एटम। अब अभी तक हम एटम का कौन सा मॉडल मान रहे हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसका क्या कहना है कि जो एटम होता है उसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है, ऐसा अभी तक हम मान रहे हैं। तो हमने इस गोल्ड फॉइल को इतना दबा दबा के इतना पतला किया कि हम इस गोल्ड फॉइल को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक एटम का लेयर है, ऐसा गोल्ड के एक एक एटम का लेयर है। समझ रहे हो? अब हमें पतला पतला ही करके क्यों लिया हमने, उसको पतला क्यों किया? बिकॉज इतना पतला कर देना है कि वो एक एटम ही हो उसका। ओके, उसको दबा दबा के आप उसको पतला कर दोगे, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। जब आप मेटल को स्ट्राइक करोगे तो उसकी शीट बन जाती है, उसका पतरा बन जाता है, उसकी शीट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। तो हम उसको दबा दबा के 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर तक पतला कर देंगे तो एक एटम ऐसे इमेजिन करेंगे। अब ये एटम क्या होता है? अभी तक हमें क्या मालूम है? एटम एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। तो अब इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये रे आ रहे हैं, ये रे आके इस पे गिरेंगे और इस पे गिर के वापस आ जाएंगे, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट मिला वो एक रिवोल्यूशनरी रिजल्ट था, वो दुनिया को बदलने वाला रिजल्ट था और दुनिया को चौंकाने वाला रिजल्ट था और एक नई डिस्कवरी की तरफ ये रिजल्ट हमें ले जाने वाला था। तो रिजल्ट एक्चुअली क्या मिला अभी तक समझ लो। रुदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड की फॉइल ली, एक गोल्ड का पतरा लिया, उसको ऐसे रखा, उसके सराउंडिंग में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस वजह से लगाई कि ये जो अल्फा रेज हम इस पे डालने वाले हैं ये हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। तो ये रेज जब जाएंगे और स्क्रीन पे गिरेंगे तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई किधर अल्फा रेज किस तरह से स्कैटर हो रहे। स्कैटर मतलब पसरने, उस पे गिर के फैल जाना। ओके, तो रुदरफोर्ड टुक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, तो बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली उसने, ऑफ थिकनेस, इतनी थिकनेस बहुत पतली सी, एंड बम्बार्ड मतलब अदरने, अपटने, बम्बार्ड इट विथ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल कहां से निकले? इमिटेड मतलब बाहर डालना, इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो एलिमेंट, जो मूलद्रव्य, जो एलिमेंट ऐसे रेज बाहर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एंड ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ अल्फा रेज विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल के अराउंड में उसने क्या कर दिया? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया जिसपे हमें ये ऑब्जर्व करना है, बिकॉज ये नेक्ड आइज से तो नहीं दिखेंगे। अब इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज टू बी रिफ्लेक्टेड बैक। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर ये मॉडल सही है, प्लम पुडिंग मॉडल, तो सारे अल्फा रेज गिरने के बाद वापस जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एटम। एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस वजह से होना क्या चाहिए था? अल्फा रेज इस पे गिरने के बाद वापस जाने चाहिए थे, बिकॉज दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढक लेंगे, या ये भरे वाला है पूरा गिर के वापस आ जाएगा। जैसे टेनिस बॉल आप दीवार पे मारोगे तो उस पे गिर के वो वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा? बिकॉज वो सॉलिड है। तो ऐसे ही क्या बोला गया था अभी तक कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो इस पे गिरने के बाद ये वापस आना चाहिए था। लेकिन इसके रिवर्स कुछ रिजल्ट मिले जो चौंकाने वाले थे, जिसको बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या थे? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड विदाउट डेविएशन। मैक्सिमम अल्फा रेज जैसे के तैसा इधर चले गए। मतलब आपको कैसे पता लगा? सर आपको तो ये दिखाई भी नहीं दे रहे, तो आपको कैसे पता चला कि सारे रेज इधर चले गए? तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अब मैं क्या करता हूं देख लो, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका जो एक एटम है यहां का, इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसका जो एक एटम है, सपोज ये ऐसा बड़ा कर दिया, इसको जूम कर लिया। ये जो एक एटम हमने ड्रॉ करे थे उसको जूम कर लिया। अब इस पे जो रेज गिर रहे थे, ऐसे मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जा रहे थे और स्क्रीन पे ऐसे स्ट्राइक हो रहे थे। तो यहां पर स्क्रीन के ये रीजन में स्पॉट जनरेट हुई, इतना रीजन स्क्रीन का चमकने लगा। तो इससे क्या लॉजिक निकालोगे आप? कि भाई मैक्सिमम जो रेज है वो अनडेविएटेड जा रहे थे। 99.99% रेज क्या हो रहे थे? अनडेविएटेड जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द रे पास विदाउट डेविएशन, मतलब कोई डेविएशन मतलब डायरेक्शन में चेंज हो रहा था क्या? नहीं। हमें क्या एक्सपेक्ट था कि रेज जाएंगे, सॉलिड एटम पे गिरेंगे और वापस आ जाएंगे, बिकॉज हमने अभी तक क्या माना कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है। लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडेविएटेड गए, उनके डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ, जैसे कि वैसा पास हो गए। मैंने बॉल मारा और पास हो गया, मतलब वहां पर कुछ खिड़की है, खिड़की में से आगे चलेगा। खिड़की मतलब
एम्प्टी स्पेस। तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयर इज सॉरी ये कंक्लूजन, ठीक है आगे देखेंगे हम। तो इससे क्या पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, इसमें के कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे स्मॉल एंगल से, बहुत कम स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। क्यों डिफ्लेक्ट हुए बताऊंगा मैं। तीसरा, अ वेरी फ्यू स्कैटर्ड बाय लार्ज एंगल, कुछ क्या हुए बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ क्या हुए बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। हमने ये पूरा गोल बिठाया ना स्क्रीन, तो मैक्सिमम स्पॉट यहां पर मिले, मैक्सिमम स्पॉट यहां पर मिले, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रेज क्या हुए, अनडेविएटेड, सीधे के सीधा चले गए। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, उसका मतलब यहां स्पॉट बना, यहां स्पॉट बना। बहुत कम स्पॉट यहां बने, मतलब कुछ बहुत कम वापस आए, ऐसे ऐसे बहुत कम लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और 1 ऑफ 20,000, मतलब अगर आपने 20,000 डाले तो उसमें का सिर्फ एक वापस आया, याद रखो एक वापस आया। अब वापस आया मतलब कुछ तो भी यहां पर सॉलिड है, कुछ तो भी यहां पर सॉलिड है, जिसपे गिरने के बाद 20,000 में का एक रे क्या हुआ, वापस आया। 20,000 में का एक रे क्या हुआ, वापस आया। तो ये जो कुछ तो भी सॉलिड है, दैट कुछ तो भी सॉलिड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, अब देख लो, अब देख लो, इस ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास विदाउट डेविएशन, ये क्यों हुआ, बिकॉज एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, पूरा खाली है, एटम पूरा खाली है। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, जो देख लो जो यहां से जा रहे थे, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में ऐसे घूमते हैं। ओके, एटम में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे जा रहा था तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से ये सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर यहां पर स्ट्राइक हो जाएगा, यहां पे स्पॉट जनरेट होगा, ठीक है। अब उसके बाद अ फ्यू ऑफ देम स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल, जो न्यूक्लियस के यहां पे स्ट्राइक होंगे, यहां पे स्ट्राइक होंगे, यहां पे गिरने के बाद ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रे पे भी पॉजिटिव चार्ज, लार्ज एंगल से। 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब एक जो सेंटर पे जाके टकराएगा, एक जो सेंटर पे जाके टकराएगा वही वापस आएगा, ठीक है। तो इस पे से क्या पता लगा कि सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ होता है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन पे से कुछ कंक्लूजन निकाले गए, इन कंक्लूजन को ही हम क्या कहते हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो फेल हो गया अब, और रुदरफोर्ड ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जिसको कहा जाता है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसके कंक्लूजन मतलब रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या कहना था, एन एटम हैज टाइनी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। टाइनी मतलब सबसे छोटा। अब ऐसा क्यों बोला उसने, बिकॉज हम जब 20,000 रेज डाल रहे थे उसमें का एक ही रेज वापस आ रहा था, मतलब एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव मास जमा हुआ रहेगा, एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज मास जमा रहेगा डेफिनेटली, तो दैट पॉजिटिवली चार्ज जमा मास इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो एन एटम हैज टाइनी मतलब सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सारा मास 99.99% मास जो एटम का है वो किस में है, न्यूक्लियस में। और जो बाकी स्पेस है सारा एम्प्टी स्पेस है, बाकी का सारा एम्प्टी स्पेस है। थर्ड पॉइंट, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसको जे थॉम्सन मॉडल भी कहा जाता है कई बार। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं। सर आपको कैसे पता लगा, वो तो दिखे क्या आपको घूमते हुए, नहीं हुआ क्या, कुछ रेज जो यहां से जा रहे थे वो रेज सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, इस अल्फा रे पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये इस वजह से इधर आ जाएगा, तो सीधे जाने के बजाय ऐसे होगा। मतलब a few of them scattered large angle, some of them deflected through small angle। some of them जो deflected through small angle है वो किस वजह से है, because of इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड सम ऑफ देम स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल किस वजह से है, जो न्यूक्लियस के कॉर्नर पे गिरे होंगे, वो गिर के इधर आ गए, तो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए वो, ओके। और जो वापस आए वो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे गिरे होंगे, ठीक है। तो बहुत कम वापस आए, इसलिए बहुत छोटा न्यूक्लियस, ओके। बहुत कम छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कम इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में गोल गोल घूम रहे हैं। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये तो वही है किसका, डाल्टन एटॉमिक मॉडल वाला। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब उसके बाद देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस है,
और इधर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, जिसके कारण क्या हुआ 99.99% रेज विदाउट अनडेविएशन उसमें से पास हो गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब 19th सेंचुरी में एक फैशन सा बन गया था, कोई भी आ रहा था और अपना अपना एटॉमिक मॉडल दे रहा था, अपने थॉट्स, अपने एक्सपेक्टेशन या फिर अपने ऑब्जर्वेशन अलग अलग लॉजिक से डाल रहा था और अपना एटॉमिक मॉडल बना रहा था। तो अभी तक हमारे पास जो लीगल एटॉमिक मॉडल आए वो है 3। पहला डाल्टन एटॉमिक मॉडल, दूसरा थॉमसन एटॉमिक मॉडल और तीसरा जो था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो डाल्टन का क्या कहना था कि हर सब्सटेंस छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, उसे एटम कहेंगे। उसने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बारे में कोई मालूमात नहीं दी थी। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग होंगे, कुछ बेसिक सी चीजें डाल्टन ने बताई थी। उसके बाद नंबर आया थॉमसन का। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, या जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसी ने, अब ये 2 पार्टिकल थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी 1 पार्टिकल थ्योरी थी। उसने पॉजिटिव निगेटिव कुछ कहा था क्या? नहीं। उसका क्या कहना था कि आप एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको फोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो डाल्टन थ्योरी और थॉमसन थ्योरी में मेन डिफरेंस क्या था कि जो डाल्टन थ्योरी थी वो 1 पार्टिकल थ्योरी थी, वो एटम को ब्रेक नहीं करती थी, और थॉमसन थ्योरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया था। और रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, मतलब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने पढ़ा, वो बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था, और वहां से थोड़ा सा डिटेल में विद प्रूफ आपको इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। ठीक है, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है ये, Which discovery point out an atom has internal structure। देखो डाल्टन ने क्या बोला था, एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल, लेकिन एक फिनोमेनॉन डिस्कवर हुई जिसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या? रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो कुछ एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, कुछ एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं, दैट न्यूक्लियस विल बी ब्रोकन, वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करके ये फूट जाता है, और इसमें से 3 तरह के रेडिएशन बाहर निकलते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। तो अल्फा कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज। बीटा कैसे होता है? निगेटिवली चार्ज। और गामा कैसे होता है? न्यूट्रल होता है। सिर्फ इतना याद रखो। तो ऐसा न्यूक्लियस ब्रेक होके इसमें से 3 तरह की एनर्जीज या 3 तरह के रेज बाहर निकलने को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। तो किस वजह से पता लगा कि एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर है? रेडियो एक्टिविटी से। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? न्यूक्लियस का ब्रेक होना, और ब्रेक होके 3 तरह के पार्टिकल का बाहर निकलना, अल्फा, बीटा एंड गामा। दिस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी से पता चला कि एटम के इंटरनली भी स्ट्रक्चर है, जो कि डाल्टन ने नहीं बोला था। ठीक है, अब डाल्टन का मानना था कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेनन डिस्कवरी, उसके बाद पता चला कि एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाल्टन थ्योरी एंड थॉमसन थ्योरी। तो डाल्टन थ्योरी क्या थी? 1 पार्टिकल थ्योरी। 1 पार्टिकल थ्योरी, डाल्टन थ्योरी 1 पार्टिकल थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम इज इनडिस्ट्रक्टेबल, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, एटम को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने क्या बोला था, एटम इज अ होमोजीनियस स्फीयर, होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर इन विच ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सारा पॉजिटिवली चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड थे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड थे। तो थॉमसन थ्योरी जो थी वो 2 पार्टिकल थ्योरी थी। ओके, 2 पार्टिकल मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, 2 पार्टिकल थ्योरी थी। तो ये मेन डिफरेंस है डाल्टन थ्योरी और थॉमसन थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन थॉमसन थ्योरी एंड रुदरफोर्ड थ्योरी। देखो अब रुदरफोर्ड का क्या कहना था, अब ऐसा पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट रहता तो क्या होता, जब हम इस पे अल्फा पार्टिकल्स डालते तो सारे अल्फा पार्टिकल्स इस पे गिरने के बाद वापस आ जाते। लेकिन हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा, जब हम इस पे अल्फा रेज डालेंगे तो मैक्सिमम रेज उसके आर पार जा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या था, थॉमसन ने भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है, और रुदरफोर्ड ने भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉमसन पॉजिटिव चार्ज इज लाइक दिस। सपोज ये एटम है, सपोज ये एटम है, ठीक है, दिस इज द एटम, ओके, दिस इज द एटम, दिस इज द एटम। अब अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटम ऐसे है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम ऐसे है। तो थॉमसन का क्या कहना था, सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली ऐसा इसमें फिल अप होगा, जैसे तरबूज में होता है, वाटरमेलन में, और उसमें सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड होंगे। दोनों का कहना था जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, एटम न्यूट्रल। लेकिन थॉमसन का क्या मानना था, थॉमसन का मानना था कि सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और रुदरफोर्ड को एक बेहतरीन रिजल्ट मिला, विद प्रूफ उसने बताया
कि सेंटर में ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और जो निगेटिव चार्ज है वो इसके अराउंड घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में इसके अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव किसके बारे में, डिफरेंस इन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। लेकिन रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब अल्फा रेज यहां पर गिरे एम्प्टी स्पेस में, तो ये जैसे कि वैसा आगे निकल गए। इससे ये प्रूव होता है कि स्पेस में कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर गिरने वाला 20,000 में का एक रे जो वापस आया, यहां पर गिरने वाला रेज ही वापस आया। तो उससे उन्होंने लॉजिकली ये चीज बताई कि सेंटर में बहुत ही एक छोटी चीज है जो सेंटर में है, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। अब उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन फॉर थॉमसन थ्योरी एंड रुदरफोर्ड थ्योरी। अब थॉमसन थ्योरी ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज, और रुदरफोर्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब ऐसा क्यों, बिकॉज देखो हमने क्या देखा था कि कुछ रेज क्या हुए, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो ये रेज जो थे पॉजिटिवली चार्ज रेज थे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव निगेटिव के क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ रेज क्या हो जाएंगे, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस था, किसमें किसमें, डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंस ऑफ निगेटिव चार्ज इन थॉमसन मॉडल एंड विच मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल। सो लेट अस पॉइंट आउट सम बेसिक डिफरेंस। अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे आप, तो देख लो, आराम से समझ लो। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल डज नॉट टेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है क्या, ये नहीं। और ये वन पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल थ्योरी, एक ही पार्टिकल। इसका मानना था कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिटेल स्ट्रक्चर बताता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात देता है। उसके बाद नो मेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इसका क्या मानना था, डाल्टन का मानना था कि न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये वन पार्टिकल थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन का इसमें मेंशन नहीं था। लेकिन रुदरफोर्ड ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये बेसिक डिफरेंस है डाल्टन एटॉमिक मॉडल और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या फर्क था। थॉमसन का कहना था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज मासेस ऑफ होमोजेनियस पेयर ऑफ एटम। देख लो थॉमसन का स्ट्रक्चर बताते, थॉमसन का मानना था ऐसे यूनिफॉर्म होमोजेनियस पेयर होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे टोचे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसको वाटरमेलन भी मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और रुदरफोर्ड का क्या मानना था, दिस इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड का क्या कहना था, इसने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने कंक्लूजन निकाले, सेंटर में एक डेंस पोर्शन है जिसको न्यूक्लियस बोला जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है थॉमसन और रुदरफोर्ड में। दोनों ही टू पार्टिकल थ्योरी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अलग अरेंजमेंट थी, इसके अकॉर्डिंग अलग अरेंजमेंट थी, और सही किसकी थी, रुदरफोर्ड की। आगे नील बोहर ने इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और फाइनली नील बोहर थ्योरी एक्सेप्ट हुई। तो ये स्पेयर हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस बिक्लियस कुछ था क्या, नहीं। एंड देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस था। ओके, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस था क्या, नहीं, लेकिन इसके रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस था। तो हमारे पास अभी तक कितनी थ्योरीज आए, 3 थ्योरीज आए। कौन कौन से, डाल्टन थ्योरी वन पार्टिकल थ्योरी है, उसके बाद आई नंबर 2 कौन सी थ्योरी, थॉमसन थ्योरी। थॉमसन थ्योरी या प्लम पुडिंग मॉडल, जिसका मानना था कि एटम एक होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर है जिसमें क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और निगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। लेकिन रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और इसके एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया कि जो थॉमसन बोल रहा है वो गलत है, और सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि व्हाई रुदरफोर्ड यूज गोल्ड ओनली, रुदरफोर्ड ने गोल्ड ही क्यों यूज किया, दूसरा मेटल क्यों नहीं यूज किया। तो उसका रीजन ये है कि गोल्ड एक हेवी एलिमेंट है, हेवी एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन वगैरह ज्यादा होंगे, और उससे भी बढ़िया रीजन ये होगा कि गोल्ड इज हाईली मेलेबल, हाईली मेलेबल। देख लो हमने क्या किया था, गोल्ड की कितनी थिन फिल्म ली थी, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर थिकनेस की फिल्म ली थी। तो गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसका हम इतना पतला
पतला या इतना पतला शीट बना सकते हैं, अदर मेटल की बना सकते हैं क्या? नहीं। तो पतली क्यों लेनी सर, जाडी लिए ना, तो वो इस वजह से बिकॉज हमें इतना पतला लेना था कि एक ही एटम आ जाए, एक ही एटम पे ये हमारे अल्फा रेज गिरे और हमें ऑब्जर्वेशन मिले जो हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। अगर 2-3 एटम हो जाते तो ये रिजल्ट प्रॉपरली मिलते क्या? नहीं, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना था, थिन फिल्म चाहिए थी। तो थिन फिल्म हम किसकी बना सकते हैं? गोल्ड की। क्यों? बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलेबल। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू शीट। मेटल को हैमर करके उसकी शीट बनाने के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। एंड गोल्ड इज अ वेरी गुड मेलेबल मेटल, इसलिए उन्होंने क्या यूज किया? गोल्ड यूज किया। तो एटम के बारे में कारवां शुरू किया था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस ने। इन्होंने 5th सेंचुरी में ही बोल दिया था कि एटम इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम। 6th सेंचुरी में इंडियन फिलोसोफर कनाद, महर्षि कनाद ने बोला था कि सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु, एंड परमाणु इज इंडिस्ट्रक्टिबल, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर कारवां चलते गया 1803 तक। 1803 में डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एवरी सब्सटेंस, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एटम। और एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। और ये सिंगल पार्टिकल थ्योरी थी। कैसी थी? सिंगल पार्टिकल थ्योरी थी। ये पार्टिकल का, ये थ्योरी का मानना क्या था कि हम एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आए थॉमसन, और थॉमसन ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। थॉमसन का क्या कहना था कि भाई एटम एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन की तरह है। जैसा तरबूज में सारा लाल पार्ट होता है, ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज इसमें भरा हुआ है। और इसके अंदर जैसे तरबूज के बीज होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतनी इंफॉर्मेशन 1904 में थॉमसन ने दे दी थी। लेकिन रुदरफोर्ड ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने डिटेल में देखा। और इस एक्सपेरिमेंट में विथ प्रूफ हमें कुछ चीजें, कुछ रिजल्ट मिले। इस रिजल्ट के अनुसार जब हम ऐसे एटम पर अल्फा रेज डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द रेज आर पार जा रहे थे। तो उन्होंने एक स्पेशल मॉडल बनाया जिसके हिसाब से न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। तो न्यूक्लियस का कंसेप्ट पहली बार रुदरफोर्ड ने लाया। सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते होते हैं। तो थॉमसन और रुदरफोर्ड में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तो है, लेकिन अरेंजमेंट में फर्क है। थॉमसन का बोलना था पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, और रुदरफोर्ड का बोलना था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कलेक्ट है, जो कि करेक्ट है। और उसके बाद थॉमसन का मानना था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दैट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन रुदरफोर्ड का मानना था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब रुदरफोर्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इस थ्योरी का क्या मानना है कि अगर फिजिक्स में एक थ्योरी है, मूविंग चार्ज, कोई चार्ज मूव हो रहा है, या मोर करेक्टली कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। इमेजिन करो कि ये चार्ज है, पॉजिटिव रहने दो, निगेटिव रहने दो। इसको अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो ये एनर्जी बाहर डालेगा, ऐसी थ्योरी है जो कि प्रूफ हो चुकी है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से वेव्स के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट फील द फिजिक्स में जाइए, एक बार वेव्स का लेक्चर देख लीजिए, वेव्स का टेंशन चला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिन वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ऐसे स्पेशल टाइप के वेव्स होते हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज या मूविंग चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी बाहर डालेगा, ड्यू टू विच रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आल्सो रेडिएट एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अब ये घूम रहा है तो एनर्जी बाहर डालेगा। अब ये एनर्जी बाहर डालेगा, जितना घूमेगा उतनी एनर्जी बाहर डालेगा, जितना घूमेगा उतनी एनर्जी बाहर डालेगा। अब ये कंटिन्यूअसली एनर्जी बाहर डाल रहा है, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी ना। अब एनर्जी कम होगी मतलब जो यहां पर घूम रहा था, अब वो अंदर घूमना शुरू होगा, वो अंदर घूमना फिर से कम होगी, अंदर घूमना शुरू होगा, अंदर घूमना फाइनली कहां पर गिर जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेबल, ये मॉडल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल।
तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम रिमूव किया 1913 में नील बोहर नाम के साइंटिस्ट में। इन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक थ्योरी दी जिसको कहा जाता है नील बोहर स्टेबल एटॉमिक मॉडल। ये 12th में आपको एक चैप्टर है पूरा इस पे, मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको डिटेल में बताता हूं। तो पहले रुदरफोर्ड का प्रॉब्लम क्या था समझो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या कहना था ऑफ फिजिक्स, मूविंग चार्ज इमिट एनर्जी, जो चार्ज मूव हो रहा है या फिर एक्सेलरेट हो रहा है वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब फिर ड्यू टू विच रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आल्सो रेडिएट एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वो भी क्या है, एक चार्ज है, मूव हो रहा है। एंड मूव्स अलोंग द स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ मतलब ये जो ऐसा रेडियस कम 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 होकर अंदर गिर रहा है ना, उसको स्पाइरल पाथ बोलते हैं। ये जो ऐसा होता है ना, दिस पाथ इज कॉल्ड एज स्पाइरल पाथ। तो अब सर्कल में घूमेगा क्या, नहीं तो स्पाइरल पाथ पे घूमेगा एंड फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, और फाइनली कहां गिरेगा, एनर्जी कम होते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया 2 साल बाद साइंटिस्ट नील बोहर ने, और उन्होंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। और आजकल कौन सा मॉडल चलता है, नील बोहर का ही मॉडल चलता है। ठीक है, तो नील बोहर स्टेबल एटॉमिक मॉडल। अब इसका मैं थोड़ा सा डिटेलिंग बताता हूं, बाद में हम ये नोट्स क्लियर करेंगे। तो नील बोहर का क्या मानना था कि उन्होंने रुदरफोर्ड के 80% चीजों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या कहा कि रुदरफोर्ड ने जो बताया वो एग्जैक्टली करेक्ट है। इमेजिन करो ये हमारा एटम है, ये हमारा एटम है। इन्होंने कहा 100% करेक्ट है। एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। और सारा न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं कुछ इस तरह से। ये सारा पॉजिटिव चार्ज जिस पे प्रोटॉन पे होता है वो सारे न्यूक्लियस में होते हैं। अब देख लो इनका क्या कहना था कि इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, देख लो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ठीक है, लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम क्या था कि भाई अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन को घुमाओगे तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी बाहर डालेगा और अंदर गिर जाएगा। तो रुदरफोर्ड का क्या कहना था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऐसे एनर्जी ऑर्बिट्स है जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जैसे कि इसकी एनर्जी है 10 जूल, इसकी एनर्जी है 20 जूल, इसकी एनर्जी है 30 जूल, इसकी एनर्जी है 40 जूल। तो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो एक चीज याद रखो, ये 10 जूल वाले इलेक्ट्रॉन का घर है, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है वो यहां पे घूमेगा, या इसके रिवर्स में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल। जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, 20 जूल। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, 30 जूल। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है इसकी एनर्जी कितनी होगी, 40 जूल। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, 40 जूल वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो घूमते 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 वो एनर्जी बाहर डालेगा। तो इसके पास एनर्जी कितनी है, 40 जूल। अब ये घूम रहा है मतलब एनर्जी बाहर डालेगा। वो क्लासिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी बाहर डालेगा। अब इसके पास कितनी है, 40 जूल। तो अब ये घूमेगा मतलब एनर्जी बाहर डालेगा। बाहर डालते 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 10 जूल उसने बाहर डाल दी। तो 40 ने अगर 10 जूल बाहर डाल दी तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 30 मतलब अब ये यहां घूमेगा क्या, नहीं, ये यहां आ जाएगा 30 जूल वाले घर में। अब 30 जूल में घूमेगा, एनर्जी बाहर डालेगा। अगर 10 जूल और बाहर डाल दी तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 20, तो अब वो आ जाएगा यहां पर। अब और घूमेगा, एनर्जी बाहर डालेगा, 10 डालेगा तो यहां पर आ जाएगा। ऐसे घूमते 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 0 हो गया तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और मॉडल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये कहना था लोगों का। इसका आंसर दिया बोहर ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिनको बोला जाता है स्टेबल ऑर्बिट। और इनकी डेफिनेशन 12th में आपको और डिटेल मिलेगी विथ एक्सप्लेनेशन, कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके। उनको बोला जाता है स्टेबल ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर नहीं डालते। कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिनमें कुछ इनकी एक स्पेशलिटी है, इनमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर नहीं डालते। उनको बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। उनको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, सपोज मुझे क्या करना है, ये 40 जूल वाला इलेक्ट्रॉन 10 जूल में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके 40 जूल एनर्जी को 10 जूल करना पड़ेगा। तो 40 जूल को 10 जूल करना है तो मुझे एनर्जी बाहर डालनी पड़ेगी कितनी, 30 जूल। तो अगर मैंने 30 जूल एनर्जी बाहर डाल दी तो 40 जूल वाले की कितनी हो जाएगी, 10 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उड़ी मारेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से अंदर आना है तो एनर्जी बाहर डालनी पड़ेगी। जितने बाहर की ऑर्बिट होगी उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। अब इसके रिवर्स मुझे क्या करना है, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाना है। अब अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाना है मतलब मुझे 10 जूल में से 40 जूल में जाना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 30 जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इसको 30 जूल एनर्जी दूंगा, इसके पास कितनी है 10, मैंने उसको कितनी दी 30 जूल, 30 और 10 40 जूल, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब कितनी हो गई 40 जूल। तो 40 जूल होने के बाद ये जब मार के 40 जूल वाले के घर में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना बोहर का क्या कहना था, रुदरफोर्ड का मॉडल उसने कंप्लीटली एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका यह कहना था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी बाहर नहीं डालते, उनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जैसे इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 40 है। तो जितना आप बाहर जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना आप अंदर आओगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अपना घर चेंज कर सकते हैं, अगर उनको बाहर से अंदर आना है तो एनर्जी बाहर डालनी पड़ेगी, एनर्जी कम करनी पड़ेगी। सपोज 40 वाले को 20 वाले में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 20 जूल बाहर डालनी पड़ेगी, बिकॉज इसकी कितनी थी 40 जूल, 40 में की 20 बाहर डाल दी तो बची कितनी 20 जूल, अंदर आ गया वो। अब ये 20 जूल वाले को 30 जूल में जाना है तो मुझे बाहर से इसको क्या करना पड़ेगा 10 जूल देना पड़ेगा। इसके पास कितनी थी 20, मैंने कितनी दी 10, 10 और 20 30, तो 30 बोले तो अब इसमें घूमेगा क्या, वो नहीं, बाहर उड़ी मार के इधर आ जाएगा, तो अब इसमें घूमने लगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर जाना है तो एनर्जी बाहर फेंकेगा, अंदर से बाहर जाना है तो एनर्जी अंदर लेगा। और कितनी डिफरेंस बिटवीन दैट टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इस तरह से एटम का मॉडल होता है। क्या बोल रहा है देखो, नील्स बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो हमें पहले ही पता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। फिर अब व्हाइल रिवॉल्विंग इन सम ऑर्बिट, सभी नहीं कुछ ऑर्बिट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन सम ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट, रेडिएट करना मतलब बाहर डालना, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब कुछ ऑर्बिट में घूमते वक्त वो एनर्जी बाहर नहीं डालता, उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, कुछ ऑर्बिट ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी बाहर नहीं डालते, उनको क्या बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। इसलिए ये मॉडल कैसा है, स्टेबल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज कुछ ऑर्बिट में फिरते वक्त वो एनर्जी बाहर नहीं डालते। अब फिर व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, 40 जूल में से 10 जूल में आना है तो एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा। व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर, हायर मतलब बाहर की, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी, रेडिएट मतलब बाहर डालना, देना, जैसे सन रेडिएट कर रहा है एनर्जी, ऐसे ही एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इट रेडिएट एनर्जी, ओके। और अगर अंदर से बाहर जाना है तो इट एब्सॉर्ब एनर्जी, एब्सॉर्ब एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिटेड और इवॉल्व, एनर्जी ट्रांसमिटेड मतलब इधर से इधर जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी इवॉल्व करेगा, एनर्जी इवॉल्व करेगा। तो कितनी एब्सॉर्ब करेगा और कितनी इवॉल्व करेगा, दोनों के डिफरेंस जितनी। सपोज और एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी है 50 जूल, 50 जूल। अब मुझे 50 में से 30 में जाना है, किधर गई 30 वाली, यस ये है, 50 में से 30 में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 जूल बाहर डालनी पड़ेगी। 30 में से 50 में आना है तो 20 जूल एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो उनके डिफरेंस जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा। एनर्जी ट्रांसमिटेड मतलब बाहर डाली हुई, इवॉल्व और इवॉल्व, ट्रांसमिटेड और इवॉल्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब उड़ी मारना, चेंज होना, अंदर से बाहर जाना या बाहर से अंदर जाना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल टू द एनर्जी बिटवीन टू लेवल। तो दो लेवल के एनर्जी डिफरेंस जितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा या बाहर डाल देगा, एब्सॉर्ब करेगा या बाहर डाल देगा। अब इसको मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आराम से समझो क्या होता है। बोहर का क्या कहना था, प्रॉब्लम क्या था ये समझना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी बाहर डालेगा, एनर्जी बाहर डालेगा तो एनर्जी कम होगी, अंदर आ जाएगा, मॉडल अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोहर ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी बाहर नहीं डालते। जैसे सपोज इसकी एनर्जी है 100 जूल, इसकी है 200 जूल और इसकी है 500 जूल। अब इसको अंदर आना है, अंदर आना है मतलब 500 वाले को 100 में आना है, तो क्या करना पड़ेगा। अब ये ऑर्बिट में सिर्फ 100 जूल वाले ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये ऑर्बिट में सिर्फ 200 जूल वाले ही घूम सकते हैं, ये ऑर्बिट में सिर्फ 500 जूल वाले ही घूम सकते हैं। तो अब ये 500 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 400 जूल एनर्जी बाहर डालनी पड़ेगी। 400 कैसे पता लगा, 500 माइनस 100। अब ये 100 जूल वाले को 200 में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 जूल देनी पड़ेगी, बिकॉज इसके पास कितनी है 100, मैंने कितनी दी 100, 100 प्लस 100 200, 200 हो गई। अब ये यहां पर घूम सकता है क्या, नहीं, उड़ी मार के इधर आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 400 जूल दे दी, इसके पास कितनी थी 100 जूल, 400 मिल गई, टोटल कितनी होगी 500, तो जंप मार के इधर चला जाएगा। अब यहां पर ये घूमेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में घूमते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नील बोहर्स स्टेबल एटॉमिक मॉडल। तो इस तरह से फाइनली ये मॉडल एक्सेप्ट किया गया। ओके, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Patter Science Wala and of Physics, and also the Facebook page, the Hind Group of Institution. Thank you.